नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 14 जो कि क्या है, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। यानी कि जो भी हमारे आसपास में जो भी गतिविधियां या फिर एक्टिविटीज हो रही है लेकिन आर्थिक, इस चैप्टर में हम जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जिसमें पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र है ये। इनका एक कोट दे रखा है, उसे हम रीड करेंगे। अच्छा, जो कौटिल्य हैं इनको ही तो विष्णुगुप्त बोलते हैं और इनको ही हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौटिल्य विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने कोट लिखा है क्या, आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। देखो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा इसे। जो आर्थिक गतिविधि होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमें क्या दे रही है? समृद्धि, यानी कि ग्रोथ। अगर मान लो हमारे देश में आर्थिक गतिविधि धीमी है ना, तो क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, भौतिक तनाव होंगे। आप घर का ही एक एग्जाम्पल लगा लो। अगर मान लो हमारे पास, हमें किसी चीज की जरूरत है लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है उसे खरीदने के लिए, है ना, तो हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे मम्मी पापा से। इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी, है ना। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। यानी कि अगर आर्थिक गतिविधि का अभाव है, पैसे का अभाव है, लेन देन का अभाव है पैसे का, तो क्या होगा? जो वर्तमान में जो समृद्धि है, ग्रोथ है, वो नहीं हो पाएगी। या फिर मान लो आपको कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में कहीं एडमिशन लेना, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है और आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा? थोड़ा सा वो उस चीज़ में बाधा डालते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें ऊपर क्या दे रखे हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि क्या है हमारे, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ये जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न गतिविधियों को क्षेत्रकों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है, यह तीन क्षेत्रक आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, और आर्थिक गतिविधियों में सेक्टर, ये जो क्षेत्रक होते हैं ना, ये हमारे तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो उसमें क्या है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, ये इनके बारे में हम अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये तीनों चारों क्वेश्चंस करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हम हमेशा करते ही हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट चैप्टर। ठीक है, परिचय। सबसे पहले अध्याय 13 में हमने दो प्रकार की गतिविधियों के बारे में सीखा। कौन कौन सी? आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है, यानी कि मुद्रा का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है, उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जाना है। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस प्रकार अलग है। अब देखो, मौद्रिक मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का मूल्य जिस मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जा सकता है। यानी कि या तो हम कोई हमें चीज खरीदनी है तो हम या तो पैसे दें, पैसे से उस चीज को खरीदें, तो क्या हो गया? मुद्रा। हमने वस्तु खरीद ली और मुद्रा उससे बदले में दे दी। या फिर हमने कोई सामान लिया, मान लो हमने जैसे गेहूं लिए किसी से, ठीक है, अब हमारे पास कुछ तो पैसे थे तो हमने गेहूं के कुछ तो पैसे दे दिए, लेकिन जो बचे हुए पैसे थे वो हमने, जैसे हमने चावल की उपज करी तो बदले में हमने थोड़े से सामने वाले को जिससे हमने गेहूं खरीदे उससे चावल दे दिए। तो ये क्या हो गया? हमारा मौद्रिक मूल्य हो गया एक तरह से। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है, यानी कि तेज गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पहले के समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे,
जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। अब जब हम कुछ काम ही नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसे पैसों का वो होगा, कैसे हम अपने घर की आर्थिक गतिविधियों को चलाएंगे। तो ये क्या एक आजीविका का स्रोत हो गया एक तरह से। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, यानी कि आने जाने के लिए हम किसका वाहनों का प्रयोग करते हैं, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती हैं और इनके मध्य क्या संबंध है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अब है आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र। देखो, कुछ जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उनमें क्या होती है, कुछ समान विशेषताएं होती है और इन्हें एक समूह, यानी कि जैसे मान लो हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होगी, पूरी एक वहां पे पूरी सब्जी मंडी होती है ना, वहां पे सब्जी सब्जी होगी, तो वो क्या एक समूह हो गया, ठीक है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीन प्रकार के मुख्य क्षेत्रक हैं। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को पृष्ठ 197 पर दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले पढ़ाने से पहले आगे समझाती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है हमारा, जिसमें कि कृषि से जुड़े हुए कार्य होते हैं, ठीक है, कृषि हो गई, पेड़ लगाना, इस तरीके के काम हमारे कहाँ होंगे, प्राथमिक में आ जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में हमारे क्या आते हैं, जैसे मान लो हमने कहीं से कोई कच्चा माल खरीदा, ठीक है, फिर वहां से उसे एक कोई उपयोगी वस्तु बना लिया उसके, जैसे कि हमने लकड़ी पेड़ों से काट के लकड़ी ली, वो तो नेचुरल है ना, तो वहां से लकड़ी लेके आए, लेकिन एक जो फर्नीचर बनाने वाला होता है उसने उसकी एक बहुत बढ़िया कुर्सी बना दी, तो वो एक उपयोगी वस्तु हो गई ना, ये आ गया हमारा द्वितीयक में। और तृतीयक में क्या आ गया, तृतीयक में आते हैं जो जैसे आपके टीचर्स हैं, ये सब तृतीयक में आते हैं, यानी कि जो सर्विस करते हैं या फिर कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर अपना वकील हैं, इस तरीके के जो पेशे होते हैं वो हमारे तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, एक बार इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखे, देखेंगे। व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हैं जिनसे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्राथमिक गतिविधि। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन, है ना, गेहूं, चावल, इनका हम उत्पादन ही तो करते हैं, के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राकृतिक गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अन्न हो गया, सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियां, कुक्कुट पालन, फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी हमारी क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का समूह है जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चा माल हमें मिलता है, ठीक है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी। अब द्वितीय क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया था, द्वितीय क्षेत्र होते हैं जहां वो कच्चा माल आता है और वहां पे उससे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रकों का वर्गीकरण, यहाँ पे हमें कुछ फोटोज दे रखी हैं, देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। प्राथमिक में कौन कौन से, कृषि हो गया, खनन, मछली पकड़ना, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, और वानिकी। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन। अब तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोगी सामग्री, संचार, बैंकिंग, परिवहन, ठीक है। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि कुछ प्रमुख गतिविधियां। बच्चों, आपके एग्जाम में इस तरीके के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि आप प्राथमिक गतिविधियों का कोई उदाहरण दें, तो आप ये सब लिखोगे उसमें क्या, मछली पकड़ना, कृषि, खनन, पशुपालन, ठीक है।
नीचे प्राथमिक क्षेत्रकों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये यहाँ पे लकड़ियां कटी हुई रखी है ना, इन्हीं से फर्नीचर बनाया जाएगा। पशुपालन। आइए विचार करें, क्या आप ऐसी प्राथमिक गतिविधियों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आपने पहले देखा है? इन गतिविधियों में कौन से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हुआ, यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं? इनमें से दो के नाम बताइए और अपने अनुभवों को सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब पढ़ेंगे हम द्वितीयक गतिविधियों के बारे में, ये क्या होती है। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित, यानी कि उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक तरह से अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में को क्या क्या आते हैं, जैसे भवन, सड़क आदि का निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों और उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण, यानी कि उसे उससे कोई नई दूसरी उपयोगी वस्तु बनाना सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं खुद उपभोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाज से मिलों मिलों में आटा तैयार करना। देखो, अनाज उगाना या फिर अनाज बेचना, ये सब किस में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन उसी अनाज को आपने किसी मिल में बेच दिया है ना, जहाँ पर आटा बनाया जाता है, जहाँ पर आटा चक्की है, वो आटा तैयार कर रहा है, वो किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में। मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना सम्मिलित है। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाते हैं। कपास से कपड़े तैयार होते हैं। लौह अयस्क से इस्पात बनता है, जिससे कार, ट्रक इत्यादि जैसे मोटर वाहन बनाए जाते हैं। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है, यानी कि उसे चेंज कर देंगे, हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे मोटर वाहन कारखाना, वस्त्र का कारखाना है, ये देखो कॉटन से कपड़ा बनाने की क्रिया चल रही है। यहाँ औषधि कारखाना, जैसे बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनसे कि हम उन्हें लेके आकर उनसे औषधि बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। फर्नीचर निर्माण इकाई। ध्यान रखें, मोटर वाहन के प्रकार हैं ये, और भारत में 2022 के दौरान उत्पादित इकाइयों की संख्या, यानी कि कितने ऐसे कितने मोटर वाहन उत्पादित किए गए हैं। जैसे यात्री वाहन जैसे कारें 45 लाख के आसपास। वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक। वाणिज्यिक वाहन कौन से होते हैं? जिसमें कि वाणिज्य यानी कि बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कहीं कोई फैक्ट्री, वहां से बहुत सारा सामान लेके वो दूसरी फैक्ट्री तक या फिर जहां भी आप बेच रहे हो उसे वहां तक लेके जाना है, वो होते हैं हमारे वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक। ये हुए हमारे 10.3 लाख। तिपहिया वाहन यानी कि ऑटो, ऑटो रिक्शा हो गया ना तिपहिया वाहन, तो 8.6 लाख। और दो पहिया वाहन बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, ये सब क्या? 2 करोड़। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने ये हमें डेटा दिया है, ठीक है। आइए पता लगाएं, हमने द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण देखे हैं। क्या आप द्वितीय क्षेत्र में दो अन्य आर्थिक गतिविधियों के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये भी होमवर्क है आपका। अब आते हैं हम तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता, यानी कि एक तरह से वो सर्विस मैन होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें तृतीय गतिविधियां या तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है। जो ये ट्रक चालक है, ये क्या आ गया हमारा? किस में आ गया? सेवा में, तो यानी कि तृतीयक गतिविधियों में। एक टीचर जो होता है ना, वो किस में आ गया? तृतीयक गतिविधि में। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, है ना, अधिवक्ता और विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है।
तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि की भी मरम्मत और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार और ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं। बिजली मिस्त्री यानी कि इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं, वो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल यानी कि इजी बनाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटलों, रेस्टोरेंट, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम आदि, यह सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है। गोदाम क्या होता है? वेयर हाउस, विशाल इमारतें जिसमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाता है। यहाँ पर जहां पर एक तरह से हम स्टॉक करके रखते हैं अपने सामान। ठीक है। सॉफ्टवेयर तैयार करना, रेस्टोरेंट में सेवाएं, हवाई अड्डे पर सेवाएं और खुदरा भंडार, ये सब क्या है? हमारी तृतीयक सेवाएं। अब देखो क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता, कैसे सब एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्र प्रकृति कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं, यानी कि सिर्फ एक इमेजिनरी, हमें सिर्फ सोचना है। ठीक है, भ्रमण, घूमना, और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं जहां हम यह समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्र कैसे परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। पहले यहाँ कुछ डेफिनेशन दे रखी है, देख लेते हैं। पहले डेयरी, एक ऐसा स्थान जहाँ दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है और उससे कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब। बिचौलिए कौन होते हैं? व्यक्ति जो उत्पादों से, उत्पादक यानी कि जो उसे बना रहा है उस सामान को, जो मैन्युफैक्चरर है, से सामान खरीदते हैं, और उपभोक्ता यानी कि हम जैसे को जिन्हें उन चीजों की जरूरत है को बेचते हैं। बिचौलिए इस सेवा के लिए शुल्क भी लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेयरी सहकारिता, खेत से थाली तक, इसके बारे में हमें एक दे रखा है, इसको पढ़ेंगे। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों की खुशी में रंभाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। देखो उनका काम है ये, है ना, तो उनके लिए क्या, जो गाय और भैंस है वो इनके क्या, उनके अच्छे मित्र हैं एक तरह से। तो गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह यानी कि महीने के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है, यानी कि मंथली पेमेंट करी जाती है इसकी। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, यानी कि ये अमूल की फुल फॉर्म दे रखी है हमें, क्या, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आणंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि जो उनसे दूध आकर ले जाएं और वो वहां तक पहुंचा दें। जो बिचौलिया क्या होता है? दो लोगों के बीच की, जहां पर जो तीसरा होता है इनका इनका जो एक तरह से संपर्क साधन करता है, उसको हम बोलते हैं बिचौलिया। जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते हैं और इसे बाजार में बेच देते हैं। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़ित अनुभव करते थे। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन का बनाने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए बिचौलियों से, ये हमें हमें हमारी जो दूध है उसकी सही कीमत भुगतान नहीं करते हैं। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे। यानी कि जो एक सहकारी संगठन हो गया, वो क्या करता है, किसान एक समूह यानी एक ग्रुप के रूप में दूध को बेचते थे और खरीदते थे। दूध के संग्रह यानी कि दूध को इकट्ठा करना, स्टोर करके रखना, प्रसंस्करण
और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल, जो कि क्या थे, अधिवक्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन? त्रिभुवन दास पटेल जी। तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये एक इंजीनियर थे जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे। इनके नेतृत्व में की गई। किसकी स्थापना करी गई? अमूल की। इस प्रयास ने किसानों, विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया और दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पौष्टिरीकरण और बिक्री। देखो यहाँ पे पौष्टिरीकरण का मीनिंग दे रखा है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि इसके हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाएं और ये काफी देर तक फटे ना, सुरक्षित रह सके। इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, आपस में बांटा, जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। इन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए। अब इनसे कोई भी ठगी नहीं कर सकता था, जैसे कि इन्हें कम पैसे मिलते थे अपने काम के, तो इस तरीके से इन्हें काफी इस चीज से संतोष मिला। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभ को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा ज्यादा हो गई, तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आणंद में एक दुग्ध प्रसारण कारखाना, कारखाना का मतलब भवन या भवनों का समूह जहाँ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या फिर जिन्हें अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है जहाँ पर, तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ किया। वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अनेक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। इसके बाद इन उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की विपणन किया गया। विपणन मतलब एक तरह से व्यापार किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये, अच्छा, खुदरा का मतलब क्या होगा? माल की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और जिसका उद्देश्य माल का पुनर्विक्रय नहीं है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। न आश्चर्य की बात। क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए दूहते हैं, यानी कि उनका दूध निकालते हैं दूध को बेचने के लिए। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक प्राकृतिक, यानी कि गाय या मवेशियों से जो लिया जाता है, से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत, पॉस्चराइज किया जाता है जिससे कि वो दूध काफी टाइम तक सही रह सके और कारखानों में से एक रूप से अन्य खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध का पाउडर, घी, पनीर, मक्खन और अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अच्छा, निर्यात का मतलब क्या होता है? जैसे वस्तु और सेवाएं जो किसी एक देश में उत्पादित होती हैं और इन्हें किसी दूसरे देश में बेचा जाता है, उसे हम बोलते हैं निर्यात। और किसी दूसरे देश से अगर हम खरीद रहे हैं कोई चीज, है ना, जैसे पेट्रोल, कच्चा तेल हो गया, वो हम दूसरे देश से खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आयात। यानी कि हम अगर ले रहे हैं तो आयात और जा रहा है तो निर्यात। इंग्लिश में इसे ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का कार्य करता है, यह इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों व लॉरियों, रेल, वायुयान और परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है जिससे गुजरात और भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और गांवों की दुकानों में दूध और दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा यानी कि फुटकर विक्रेता तृतीय गतिविधि में सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, अमूल के समान कर्नाटक से नंदिनी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मदर डेयरी, तमिलनाडु से आविन, आंध्र प्रदेश से विजया, नागालैंड से केवी, बिहार से सुधा, पंजाब से वरका आदि नाम से अन्य अनेक सहकारी दुग्ध संगठन है। यानी कि पहले तो अमूल ही था, लेकिन अब कई सारे ऐसे संगठन बन चुके हैं।
क्या आप अपने आसपास के किसी एक सहकारी संगठन का नाम बता सकते हैं जिसने किसानों, अशक्त लोगों और महिलाओं को एकत्रित करके उनके जीवन को समृद्ध किया हो? नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जानें कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनती हैं। यह चित्र दर्शाता है कि कैसे लुगदी, जो कि पेड़ के काष्ठीय रेशे होते हैं, अंदर से रेशे निकाले जाते हैं, को कागज और इसके बाद इस कागज पर मुद्रण कर इसे पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित करते हैं। ये देखो, सबसे पहले यहाँ से ये ली, यहाँ से लुगदी इसकी, उसके बाद यहाँ से लकड़ी प्राप्त करी, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ, ये रास्ते में देखो ये ट्रक वाला, ये भी क्या है, एक तृतीय क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आए, ये यहाँ पे ये मशीन से तैयार की, ये देखो यहाँ पे पेपर, और यहाँ तक कहाँ तक पहुंचा ये, स्टेशनरी तक पहुंच गई आपकी जो कॉपी है। ठीक है, पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्य पुस्तकें तैयार करो करने तक की इस प्रक्रिया को कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर यह तीनों क्षेत्रक एक साथ कार्य नहीं करते। तो पता चला आपको इस चीज से कि हमारे तीनों क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं, बिन एक दूसरे के बिना तीनों कुछ भी नहीं है, इसलिए एक दूसरे पर तीनों ही क्या है, डिपेंडेंट। इन दिनों प्रयोग किए गए कागज को पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कर नया कागज बनाया जाता है। जो देखते हो ना आप, हम जिसे रफ कॉपी के नाम से भी बोलते हैं, है ना, वो जो जिसके पेज थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक से होते हैं, तो वो क्या, पुनर्चक्रण, रिसाइकल कर दिया जाता है उन पेजेस को। केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ और 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है। जहां अपशिष्ट को डाला जाता है, पेड़ों को काटकर कागज के नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। आपके विद्यालय की कक्षाओं में और कार्यालयों में हम कागज का विभिन्न प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आप करेंगे खुद से। आइए पता लगाएं, अपने आसपास की आर्थिक गतिविधियों की सूची बनाएं और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय गतिविधियों के बारे में उन्हें वर्गीकृत करें। इसके बाद तीर लगाकर दर्शाएं कि वो एक दूसरे किस प्रकार संबंधित हैं और किस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। इनमें से किसी एक गतिविधि का अंत हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। अब कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।